नमस्कार। आज 8 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भाग 1 पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है। और हाँ, हो सकता है कुछ विषय हमने पहले भी छुए हों, तो ये एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, साइंस और टेक, पर्यावरण, कई अहम मुद्दों पर नजर डालेंगे। चलें शुरू करें। तो पहला विषय लेते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये आसियान केंद्रीयता की बात होती है, पर अब लगता है महाशक्तियों की जो खींचतान है वो इसे कमजोर कर रही है। क्या यह सही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, आसियान केंद्रीयता का सीधा मतलब है कि इंडो पैसिफिक का जो रीजनल आर्किटेक्चर है उसका ड्राइवर आसियान हो। ये सोच असल में तब उभरी जब सोवियत संघ खत्म हुआ था। उस वक्त रीजन में काफी अनिश्चितता थी। अमेरिका की भूमिका घट रही थी, जापान क्या करेगा, चीन का उदय, इन सब को लेकर। और भारत ने भी, आपको याद होगा, 2018 के शैंग्रीला डायलॉग में इसका पुरजोर समर्थन किया था। ये उनके इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा है। तो अभी इसके सामने मुख्य खतरे क्या दिख रहे हैं? मतलब किन वजहों से ये कमजोर पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका और चीन का बढ़ता तनाव ही है। इससे क्या हो रहा है कि आसियान देशों में ही बंटवारे का डर पैदा हो गया है ना। सबके अपने अपने हित हैं, और इस तनाव ने ईस्ट एशिया समिट यानी EAS और आसियान रीजनल फोरम ARF जैसे जो आसियान सेंट्रिक मंच थे, उनको भी थोड़ा कमजोर कर दिया है। और ऊपर से अमेरिकी टैरिफ ने ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को भी अस्थिर किया है, जिस पर आसियान की इकोनॉमी बहुत निर्भर करती है। अच्छा, तो इसको फिर से मजबूत करने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? कुछ रास्ते हैं? हाँ, सुझाव तो हैं। पहला तो यही कि आसियान को खुद अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, जैसे क्राइसिस रिस्पांस मैकेनिज्म बेहतर बनाना होगा, और जो मुश्किल सुरक्षा मुद्दे हैं उन पर बात करने की हिम्मत दिखानी होगी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे जो समान विचारधारा वाले पार्टनर हैं, उनके साथ सहयोग बढ़ाना बहुत जरूरी है। भारत तो खैर व्यापार, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और स्थिरता बढ़ाने में आसियान का एक नेचुरल पार्टनर है ही। और हाँ, मौजूदा जो समझौते हैं जैसे RCEP, उसको अपग्रेड करने और CPTPP जैसे ग्रुप्स में और मेंबर्स को लाने पर भी बात चल रही है। क्षेत्रीय कूटनीति के साथ साथ भारत अपने घरेलू समुद्री ढांचे को भी मजबूत कर रहा है। अभी हाल में 2 बिल पास हुए हैं, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 और कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025। इनके बारे में जरा बताइए। जी हाँ, ये दोनों कानून भारत के मैरिटाइम सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्चेंट शिपिंग बिल जो है वो 1958 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसका मेन मकसद है भारतीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप लाना, जैसे मारपोल है जो जहाज़ों से प्रदूषण रोकने के लिए है, और व्रेक रिमूवल कन्वेंशन है। और जो दूसरा है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, वो 1925 के कानून को बदलकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। अच्छा, तो ये जो नया मर्चेंट शिपिंग बिल है, इसमें कुछ खास बदलाव क्या है? मतलब पहले से क्या अलग है? कई बदलाव है, जैसे अब हर तरह के जहाज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, चाहे उसका वजन कुछ भी हो या प्रोपल्शन सिस्टम कैसा भी हो। जहाज की परिभाषा भी थोड़ी बड़ी कर दी है। इसमें अब मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट, सबमर्सिबल वगैरह भी आ गए हैं। ओनरशिप के नियम भी कुछ आसान किए गए हैं, और समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए सभी जहाज़ों के लिए अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। एक और चीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर अब डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है। और ये दूसरा वाला कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, इसका क्या महत्व है? हाँ, तो ये बिल जो है वो हेग विस्बी रूल्स और उसके संशोधनों को अपनाता है। ये दुनिया भर में मान्य स्टैंडर्ड्स हैं जो समुद्री रास्ते से माल ढुलाई में कैरियर की देनदारी तय करते हैं। तो इसको अपनाने से भारत का जो मैरिटाइम ट्रेड है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के और करीब आएगा, व्यापार में आसानी होगी। चलिए, अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसका ताल्लुक इतिहास से है पर असर आज भी गहरा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के 80 साल, इसके भू राजनीतिक प्रभाव क्या रहे हैं? देखिए, इन बमबारियों ने दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म कर दिया, ये सही है, लेकिन इसने एक परमाणु युग की शुरुआत कर दी। फिर 1949 में जब सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई। इसने पूरे शीत युद्ध को डिफाइन किया, और यहीं से वो MAD का सिद्धांत निकला, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब परमाणु युद्ध हुआ तो कोई नहीं बचेगा। पर इसका एक विरोधाभासी असर ये भी हुआ कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भी कोशिशें शुरू हुईं, जैसे IAEA बना 1957 में,
और निरस्त्रीकरण के लिए भी मंच बने, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। हाँ, और निरस्त्रीकरण के लिए इसके बाद कौन सी बड़ी संधियां हुई? जी, कई महत्वपूर्ण संधियां आईं, जैसे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी 1963 में, फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी 1970 में, फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी 1996 में, और हाल ही में ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टीपीएनडब्ल्यूबीआई है। ये सब परमाणु हथियारों के फैलाव और परीक्षण को रोकने की कोशिशें हैं। यूएन का ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स यूएनओडा भी इसी दिशा में काम करता है। अब अर्थव्यवस्था की ओर रुख करते हैं। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के बीच ये जो को लेंडिंग होती है, सह उधार, उसके लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये है क्या असल में? हाँ, को लेंडिंग मतलब बैंक और एनबीएफसी जैसी जो रेगुलेटेड संस्थाएं हैं वो मिलकर किसी को लोन दे सकती हैं। ये पहले से हो रहा था, लेकिन आरबीआई ने अब इसके नियम और साफ कर दिए हैं, थोड़े बदल भी दिए हैं। अच्छा, तो नए नियमों में क्या खास है? क्या बदलेगा इससे? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। जैसे अब लोन देने वाली हर संस्था को, मतलब बैंक हो या एनबीएफसी, लोन का कम से कम 10% हिस्सा अपने पास रखना ही होगा। अगर लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल के लायक है, तो हर कोई अपने अपने हिस्से पर पीएसएल का फायदा ले सकता है। एक और अहम बात, अगर एक लेंडर लोन को एनपीए बताता है, तो बाकियों को भी वैसा ही करना होगा, मतलब एसेट क्लासिफिकेशन सेम रहेगा। और जो ब्याज दर ग्राहक से ली जाएगी वो सभी पार्टनर्स की दरों का वेटेड एवरेज होगी। तो इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब किसके लिए अच्छा है ये? उम्मीद तो यही है कि इससे बैंकों की पहुंच उन इलाकों तक बढ़ेगी जहां शायद एनबीएफसी ज्यादा एक्टिव हैं। एनबीएफसीज को बैंकों से सस्ता पैसा मिल सकता है और उनका रिस्क भी बढ़ जाएगा। और सबसे जरूरी, ग्राहकों को शायद कॉम्पिटिटिव रेट्स पर बेहतर लोन ऑप्शन मिलने। ये देखना होगा कि छोटे एनबीएफसीज पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए, अब कुछ और अहम खबरें फटाफट देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने रेपो रेट को 5.5% पर ही रखा है, कोई बदलाव नहीं। याद दिला दें कि एमपीसी का गठन आरबीआई एक्ट की धारा 45ZB के तहत हुआ है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त, और इसका मुख्य काम महंगाई को लक्ष्य के अंदर रखना है। हाँ, और साइंस टेक में भारत का पहला स्वदेशी एआई बेस्ड मल्टीलिंगुअल एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत चेन एआई बन रहा है। लक्ष्य ये है कि 2026 तक ये सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करे। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के NIMCPS मिशन के तहत हो रहा है। अच्छा, पर्यावरण की बात करें तो वैज्ञानिक अब बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग के लिए एक नई तकनीक पर फोकस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल डीएनए या ईडीएनए एनालिसिस। ये क्या चीज़ है? जी, ईडीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो जीव जंतु अपने आसपास के माहौल में छोड़ते हैं, जैसे पानी में, मिट्टी में, हवा में। तो इस डीएनए का एनालिसिस करके वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि किसी खास इलाके में कौन-कौन सी प्रजातियां मौजूद हैं, बिना उन्हें देखे या पकड़े। ये बहुत संवेदनशील, नॉन इन्वेसिव और किफ़ायती तरीका है। एक चिंताजनक खबर बिजली गिरने की घटनाओं से जुड़ी है। भारत में 2019 से 2024 के बीच इसमें 57% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। इसके कारणों में बढ़ता तापमान और प्रदूषण शामिल माने जा रहे हैं। एनडीएमए ने इसके रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, और आईएमडी, दामिनी ऐप और फोकास्ट के जरिए चेतावनी देता रहता है। आपको पता है, हाल ही में अमेरिका में 829 किलोमीटर लंबी बिजली चमकने का रिकॉर्ड बना था। बाप रे! अच्छा, एक और खबर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI है, जो माइटी के तहत 1991 में बना था। इसने अपने 85% से ज्यादा पार्क टियर 2 और टियर 3 शहरों में खोले हैं, और इससे इन शहरों में करीब 2.98 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। ये भी एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और आखिर में प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन राष्ट्र को समर्पित किया है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और GRI H4 मानकों पर खरा उतरता है। GRI यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये भारत का अपना ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, जिसे टीरी ने विकसित किया है। तो ये एक हाई लेवल की ग्रीन बिल्डिंग है। तो ये थी 8 अगस्त की कुछ अहम सुर्खियां और उन पर हमारी चर्चा, जो यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ ग्लोबल मंच पर डायनामिक्स को साधने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर अपने कानूनी, तकनीकी और संस्थागत ढांचे को भी लगातार मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है।
हम देख रहे हैं कि एआई और ईडीएनए जैसी तकनीकें कितनी तेजी से गवर्नेंस और पर्यावरण निगरानी के नए रास्ते खोल रही हैं। लेकिन क्या हम इनके नैतिक और रेगुलेटरी पहलुओं के लिए भी उतनी ही तेजी से तैयार हो पा रहे हैं? मतलब टेक्नोलॉजी तो भाग रही है, पर क्या नियम कायदे और हमारी समझ उसके साथ कदम मिला पा रही है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।